हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत 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 स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो। कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या क्लास एकदम परफेक्ट आप लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं? जल्दी से मेरी पूरी की पूरी सेना मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगी एम आई ऑडिबल। ठीक है, अभी मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है तो मैं आप लोगों के कमेंट्स थोड़ी थोड़ी देर में देखता रहूंगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैक्सिमम बच्चे धीरे धीरे हमसे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत, बहुत सारे बच्चे यहां पर नए होंगे, सोचते होंगे कि आखिर में क्या चलता है यहां पर। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को टारगेट करके ये चैनल बनाया गया है। हमारी कोशिश है कि भारत के जो असली में पिछड़े इलाके, ग्रामीण इलाके से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों के जो पिछड़े से पिछड़े इलाके हैं, वहां पर भी सरकारी स्कूलों के अंदर या छोटी मोटी स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास में ना तो ऐसे संसाधन है, ना ऐसे टीचर्स का साथ है जो कि उनको मार्गदर्शन दे पाए और उस स्तर की पढ़ाई करवा पाए कि वो बच्चे भी जेई और नीट का एग्जाम फाइट कर सके। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम लोग ये काम करेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और हमारी आशीष सिंह लेक्चर्स प्रो ऐप के माध्यम से हम लोग आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर। लेकिन हमारा जो सपना है उसको पूरा करने में आप लोगों के योगदान की बहुत अधिक आवश्यकता है। आप लोग अगर हमारे साथ में जी जान लगाकर मेहनत करोगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे करीब होगा, हम उसको हासिल कर पाएंगे। और सपना है बेटा कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के माध्यम से तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम ना सिर्फ फाइट करे, ना सिर्फ उनमें इतना आत्मविश्वास है कि वो इन एग्जाम्स को फाइट करे, बल्कि इन एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छी रैंक भी लेके आए। अब ये बात मैं जब किसी और से कहूंगा ना तो वो हंसेगा मेरे ऊपर कि यार तुम भी क्या अपने अच्छे खासे करियर को छोड़ के लगे हुए हो इस चीज के अंदर। लेकिन बेटा मैं खुद एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं और मुझे इतना पता है कि बात करी जाए समझने की, बात करी जाए मेहनत की, बात करी जाए सिंसियरिटी की, तो हिंदी माध्यम के बच्चों का कोई तोड़ नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं कर पाते जेई और नीट के अंदर क्रैक? तो कारण है उचित मार्गदर्शन का अभाव, उचित संसाधनों का अभाव। तुम मार्केट में जाओ, तुमको किताबें ही नहीं मिलेगी जो हिंदी माध्यम के अंदर उपलब्ध हो, तुमको जेई का मटेरियल ही उपलब्ध नहीं होगा, तुमको टीचर्स उपलब्ध नहीं होंगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के अंदर जाओगे तो तुम देखोगे जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बैचेस को पढ़ा रहे होंगे, हिंदी मीडियम के बैच को तो पढ़ाते ही नहीं अच्छे अच्छे टीचर्स। तो ये जो स्थिति है इसको यार सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बदला जा सकता है बेटा, और वही हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अगर इस मुहिम में हमारे साथ में हो तो फटाफट से कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो, फटाफट से। और सब बच्चों को टाइप करना है हैशटैग जिद कर, क्योंकि बेटा हमारी जो मुहिम है ना वो हकीकत में तभी बदलेगी जब हम लोग एक जिद, एक जुनून के साथ में इसके अंदर लगे रहेंगे। तो फटाफट से कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो हैशटैग जिद कर, ताकि हम सारे के सारे बच्चे ये प्रण लेके एक साथ तैयारी करना प्रारंभ करें कि आखिर में हम लोग हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाए। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आज हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा, जिसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइटल देखा हो तो मैंने इसका नाम रखा था ब्रह्मास्त्र। क्या नाम रखा था मैंने इसका? ब्रह्मास्त्र। वाकई आज का जो टॉपिक है ना वो ब्रह्मास्त्र होने वाला है। आज हम एक ऐसी प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है। राइट, तो आज का हमारा टारगेट क्या होगा? आज सबसे पहले तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज सबसे पहले हम संरक्षी एवं असंरक्षी बलों के बारे में पढ़ेंगे। संरक्षी एवं
संरक्षी बलों के बारे में, संरक्षी बलों के बारे में, संरक्षी, रक्षी लिख दिया मैंने, इसको मुझे सही करने दो फटाफट से। असंरक्षी बलों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये असंरक्षी बल और संरक्षी बल? असंरक्षी बल, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कल हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, आज हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे बेटा दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेयों के बारे में। एक का नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय और एक का नाम है बेटा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपके जितने भी लेक्चर्स थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा है, हालांकि पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमारे हुए हैं और सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन आज का जो लेक्चर है ना बेटा उसका भार बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बेहतरीन टॉपिक्स हैं और हर एक चीज को आपको अच्छे से समझना है और हर एक चीज आपको बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद साबित होगी जब आगे आप फिजिक्स के अंदर बढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं बेटा। आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो डीपीपीज की डिमांड आ रही है कि सर हमें हिंदी माध्यम के अंदर डेली डीपीपीज मिलनी चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। मान लो इस चैप्टर की नहीं दे पा रहे तो पिछले चैप्टर्स की हमें डीपीपीज मिल जानी चाहिए। मतलब हर दिन हमारे पास में 10 सवाल 15 सवालों का होमवर्क आना चाहिए आपकी तरफ से। तो बिल्कुल बेटा आप लोगों की इस डिमांड के ऊपर मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डीपीपी को बनाना, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को ऐप के ऊपर उपलब्ध करवाना, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है और ये काम युद्ध स्तर के ऊपर जारी है। तो आप लोग इसकी चिंता मत करो। मैं आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये काम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मंडे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस के ऊपर करंट चैप्टर्स की और पुराने चैप्टर्स की डीपीपीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका रिवीजन, आपका वन शॉट, आपके डीपीपीज, हम सब चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे और क्वेश्चन बैंक वाला फंडा जो है वो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम संरक्षी एवं असंरक्षी बलों के बारे में। क्या होते हैं संरक्षी बल, क्या होते हैं असंरक्षी बल? तो हम सबसे पहले संरक्षी एवं असंरक्षी बलों के बारे में बात करते हैं। संरक्षी एवं असंरक्षी बल क्या होते हैं ये, ठीक है। इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसा नाम के अंदर ही आ रहा है, संरक्षी बल का मतलब क्या होगा? जिसमें संरक्षण हो रहा हो। किसका संरक्षण हो रहा हो, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनका किया गया कार्य, ठीक है। संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य। संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया, जिनके द्वारा किया गया कार्य, जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर नहीं करता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता बेटा। वहीं पर असंरक्षी बल, वहीं पर असंरक्षी बल जो होते हैं, असंरक्षी बल जो होते हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य, इनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर करता है। ये सबसे बड़ा अंतर है
सबसे बड़ा अंतर है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, जबकि असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण 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 मान लो आप संरक्षी बल के अधीन एक बिंदु को यहां से, एक कण को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जा रहे हो। किसके अधीन? संरक्षी बल के अधीन। 3 अलग अलग रास्तों पर आप लेके जा रहे हो। ये आपका पहला रास्ता है, बिल्कुल सीधा, यहां से धीरे 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 यहां पर ले गए। ये आपका दूसरा रास्ता है, ऊपर ऐसे घुमा के लेके गए हो। और ये आपका ऐसा तीसरा रास्ता है कि इस तरीके से लहराते हुए आप लेके गए हो। ऐसे 3 अलग अलग रास्तों के माध्यम से किसी संरक्षी बल के अधीन आप वस्तु को ए से बी तक ले जा रहे हो। किसके अधीन? संरक्षी बल के अधीन। ये पूरा का पूरा कार्य जो हो रहा है वो किसके अधीन हो रहा है बेटा? ये पूरा का पूरा कार्य संरक्षी बल के अधीन हो रहा है। मतलब सिर्फ कैसा बल है यहां पर? संरक्षी बल मौजूद है, संरक्षी बल मौजूद है। ठीक है, ये आपका पहला रास्ता हो गया, ये आपका पहला रास्ता हो गया, ये आपका दूसरा रास्ता हो गया और ये आपका तीसरा रास्ता हो गया। ऐसे 3 अलग अलग रास्तों के द्वारा तुम कण को ए से बी तक लेके जा रहे हो। और ये कार्य किसके अधीन हो रहा है बेटा? संरक्षी बल के अधीन हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि W1, W2 और W3 क्या इन तीनों का मान आपस में समान होना चाहिए या नहीं? यस एंड नो में आप आंसर करो कमेंट्स के अंदर। अगर ये कार्य किसके अधीन हो रहा है बेटा? संरक्षी बल के अधीन हो रहा है, तो क्या आप गारंटी के साथ में ये कह सकते हो कि सर W1 निकालो, W2 निकालो या W3 निकालो? पहले वाले रास्ते पर कार्य निकालो, दूसरे पर कार्य निकालो, तीसरे पर निकालो। कैसे निकालोगे वो एक अलग बात है, बट कार्य निकाल के देख लो, आपका कार्य जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यह बात सही होगी या नहीं? कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ, यस और नो। यस, वेरी गुड। वहीं पर अगर मान लो सेम कार्य मैं यहां पर करता, सेम कार्य मैं इधर करता, सेम कार्य मैं कहां पर कर रहा हूं? इस जगह पर कर रहा हूं। बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जा रहा हूं मैं कण को, 3 अलग अलग रास्तों पर, सीधा रास्ता, ऐसा रास्ता और इस प्रकार का रास्ता। ठीक है, तो 3 अलग अलग रास्तों के माध्यम से मैं इस कण को बिंदु ए से बी तक लेके जा रहा हूं। लेकिन अब की बार जो कार्य हो रहा है, अब की बार जो कार्य हो रहा है वो किसके अधीन हो रहा है बेटा? अब की बार जो कार्य हो रहा है वो असंरक्षी बलों के अधीन हो रहा है। असंरक्षी बल के अधीन, मतलब जो यहां पर बल मौजूद है वो कैसे बल है? असंरक्षी बल है, उसके अधीन यह कार्य हो रहा है। तो अगर असंरक्षी बल मौजूद है तो मैंने बताया था असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य पथ के ऊपर निर्भर करता है। तो आप 100% गारंटी के साथ में कह सकते हो कि सर आप निकाल के देख लो, W1 का मान अलग आएगा, W2 का मान अलग आएगा और W3 का मान अलग आएगा। निकाल के देख लो आप। तो ये अंतर होता है संरक्षी और असंरक्षी बलों के अंदर। एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट्स के अंदर बता दो मुझे। तो ये पहला अंतर है, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? सभी संरक्षी बल जो होते हैं, सभी संरक्षी बल जो होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सभी संरक्षी बल जो होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं और आप इनको देखोगे तो ये दूरी के, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये एक और चीज इनमें पाई गई है कि संरक्षी बल जो होते हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है,
अब कौन कौन से बल हैं, तो इसके उदाहरण अगर अपन बताना चाहें कि कौन कौन से बल ऐसे दोनों कार्य करते हुए नजर आएंगे, तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आपको अभी तो हो सकता है इसका फॉर्मूला नहीं पता हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आप देखोगे कि वाकई गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दूरी के, दो द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल का एग्जाम्पल हो गया। जैसे आपका कुलाम बल, ये आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे बेटा, 12वीं कक्षा में, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, कुलाम बल, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भी संरक्षी बल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। जैसे आपका चुंबकीय बल, चुंबकों के बीच में लगने वाला जो बल है, ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। वैसे इसको और इसको मिला के विद्युत चुंबकीय बल भी बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय बल भी बोला जाता है। तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? वो भी आपके संरक्षी बल का एग्जाम्पल होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बल जो हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, साथ ही साथ में ये सारे के सारे बल जो हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आ रहा है बेटा सबको समझ में? आ रहा है बेटा सबको समझ में? संरक्षी एवं असंरक्षी बलों के द्वारा क्या अंतर होता है? संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता और असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण देखें, इसके उदाहरण देखें, तो जितने भी आपके नुकसान पहुंचाने वाले बल हैं, जैसे आपका घर्षण बल हो गया, जैसे आपका घर्षण बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये असंरक्षी बल का एग्जाम्पल है। जैसे आप 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ोगे, इसको अपन बोलेंगे शानता, ठीक है, या शानता बल बोलेंगे या शान बल बोलेंगे, विस्कस फोर्स। ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपके असंरक्षी बलों का एग्जाम्पल। अच्छा, पावर कट हो गया, एक सेकेंड रुको 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 रुको। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा सा आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा क्योंकि पावर कट हो चुका है, तो मुझे मजबूरी में लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, बट हाँ हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है सर, पथ मतलब, अरे यार क्या बेटा, पथ का मतलब तो रास्ता होता है ना सर। हेडिंग को इंग्लिश में भी लिखिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। संरक्षी बल को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स और असंरक्षी बल को बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, खुश? तो ये अंतर होता है। संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। और उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए कौन कौन से बल संरक्षी हैं और कौन कौन से बल असंरक्षी है। एक और होता है, इसको अपन बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं अपन इसको? एयर रेजिस्टेंस। हवा की वजह से लगने वाला, हवा की वजह से लगने वाला बल। ठीक है, तो हवा का भी घर्षण होता है, उसको अपन बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो ये जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, प्रतिरोध करने वाले जो बल होते हैं, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं बेटा? सारे के सारे असंरक्षी बलों के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये होता है इनके बीच का अंतर। आया सबको समझ में? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। अच्छा, इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। ठीक है, चेहरा आपको दिख ही रहा है मेरा, भले काला काला है, यही है मेरा असली रंग। वो तो क्या है, लाइट्स की वजह से थोड़ा गोरा दिखने लगता हूं। चलो, अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये असंरक्षी और संरक्षी बलों के बारे में आप पढ़ा क्यों रहे हो? हमें क्या फायदा होगा ये जान के कि कौन सा बल संरक्षी है और कौन सा असंरक्षी है? बेटा बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम अगली जो ऊर्जा परिभाषित करने जा रहे हैं वो सिर्फ संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करती है। अगली जो ऊर्जा अपन परिभाषित करने वाले हैं
वो सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करती है? सिर्फ संरक्षी बलों के ऊपर निर्भर करती है। कौन सी ऊर्जा हम परिभाषित करने जा रहे हैं बेटा? हम बात करने जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बेटा? स्थितिज ऊर्जा। बहुत अच्छा है अगर आप इन सारे शब्दों की अंग्रेजी भी सीखना चाहते हो तो। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि सर हम आखिर में संरक्षी असंरक्षी बलों के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। अब आपको कारण पता चलेगा। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर होती है। और इसकी जो सबसे आसान परिभाषा है, कौन सी परिभाषा है? कि स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है, स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन, ठीक है, वो सिर्फ किसके ऊपर कार्य करता है? सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करता है? असंरक्षी बलों के ऊपर कार्य करता है। असंरक्षी बलों, सॉरी संरक्षी बलों। तो नेगेटिव ऑफ संरक्षी बल के द्वारा किया गया, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य। किया गया कार्य। इसलिए स्थितिज ऊर्जा को पढ़ने से पहले जरूरी था यह जानना कि कौन सा बल संरक्षी बल है और कौन सा बल असंरक्षी बल है। आया बेटा सबको समझ में? पर्पस समझ में आया? सबको आया समझ में? तो स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है ना, उसको बेटा परिभाषित ही कैसे करते हैं? उसको परिभाषित ही नेगेटिव ऑफ संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने स्थितिज ऊर्जा की बहुत कठिन कठिन परिभाषाएं पढ़ी है। आपने ऐसी ऐसी परिभाषाएं पढ़ी है जिनका कोई तुक ही नहीं बनता। किताबों में लिखी हुई है कि किसी वस्तु को अनंत से किसी स्थिति तक लाने में किया गया जो कार्य है, और भी न जाने क्या क्या। मैं आपको थोड़ी आसान चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज ध्यान रखना बेटा, स्थितिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है? निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर करती है। बट स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो ज्यादा बेटर क्या होगा हमारे लिए? स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना या फिर स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को परिभाषित करना? ऑब्वियसली दूसरा वाला ऑप्शन बेटर होगा ना, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा निर्देश तंत्र के ऊपर निर्भर करती है। अलग अलग निर्देश तंत्र लोगे तुम देखोगे स्थितिज ऊर्जा अलग अलग आएगी। तो ज्यादा बेटर यही है ना कि हम स्थितिज ऊर्जा को ना परिभाषित करके स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को परिभाषित करें। यही तो बेटर है ना, स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को परिभाषित किया। इसलिए ध्यान रखना बेटा, हमेशा स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन परिभाषित किया जाता है और परिभाषा होती है बहुत आसान, नेगेटिव ऑफ संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य। इसको अगर शॉर्ट में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो बेटा? आप लिख सकते हो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मली लिखा जाता है बेटा U। क्या लिखते हैं अपन? U। ये इसका सिंबल है। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और बहुत सारे लोग PE भी लिखते हैं, बट हम U लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य। यह सबसे सुंदर और सबसे आसान डेफिनेशन है स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन की। सबसे सुंदर और सबसे आसान डेफिनेशन है। इस तरीके से आपको स्थितिज ऊर्जा को ध्यान में रखना है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तो एक एक उदाहरण के ऊपर अपन बात करते हैं बेटा। एक एक उदाहरण के ऊपर ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है। तो इसका पहला उदाहरण लेते हैं अपन। पहला उदाहरण लेते हैं
उदाहरण नंबर 1, इसको अपन बोलेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे अपन? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? गुरुत्वीय। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है बेटा? संरक्षी बल है। तो हर संरक्षी बल के लिए आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ोगे। आप अभी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हो, कल को जब 12th क्लास में चले जाओगे तो आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ोगे। तो ऐसे पकड़ा करो हिंट कि हाँ यार, जब भी हम संरक्षी बल के बारे में पढ़ेंगे हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, राइट। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसे परिभाषित करेंगे? तो मान लो ये आपकी टेबल है, ठीक है। मान लो ये आपकी टेबल है, ठीक है, और यहां पर कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। यहां पर कोई m द्रव्यमान का पिंड यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि आप परिवर्तन को परिभाषित कर रहे हो तो आप किसी भी अवस्था को जीरो स्थितिज ऊर्जा वाली अवस्था मान सकते हो, किसी भी अवस्था को। तो आपने ये मान लिया कि इस अवस्था में, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है, मतलब ui जो है वो कितनी हो गई? 0। ये मान सकते हो आप, किसी भी अवस्था की स्थितिज ऊर्जा को आप 0 मान सकते हो, ठीक है। तो आपने बोला कि जब ये ब्लॉक टेबल पर रखा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि आपको तो वैसे भी परिवर्तन परिभाषित करना है, तो इसको 0 आपने मान लिया। अब आप क्या करते हो? इसको उठा के आप लेके जाते हो कहां तक लेके चले गए? आप इसको h ऊंचाई पर ले गए, यहां पर लेकर आ गए आप इसको उठा के कहां पर लेके आ गए बेटा? आप इसको उठा के h ऊंचाई पर लेकर आ गए। आप इसको उठा के h ऊंचाई पर लेकर आ गए। कितनी ऊंचाई आपने तय करवा दी? ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? ये ऊंचाई है h। इतनी ऊंचाई आपने तय करवा दी। अब जब आप इसको ऊपर उठा रहे थे, उस दौरान, जब आप इसको ऊपर उठा रहे थे उस दौरान इसके ऊपर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा था या नहीं कर रहा था? तो जब आप इसको उठा के ऊपर ले जा रहे थे, इस पूरी प्रक्रिया में इसके ऊपर गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा था नीचे की ओर। और गुरुत्वीय बल कितना होता है? m इंटू जी। ये बल नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है। आप इसको उठा के लेके जा रहे थे कहां पर? ऊपर की दिशा में। आप इसको ऊपर की दिशा में लेके जा रहे थे और इसके ऊपर जो बल कार्य कर रहा था वो नीचे की दिशा में कार्य कर रहा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ गुरुत्वीय बल का कार्य कितना होगा, गुरुत्वीय बल का कार्य कितना होगा, यानी कि W संरक्षी, यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स की तरह कौन कार्य कर रहा है बेटा? गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ गुरुत्वीय बल का कार्य कितना होगा, तो हम कैसे निकालते थे बेटा कार्य? कोई बताएगा मुझे कमेंट्स के अंदर कैसे निकालते थे हम कार्य? हम बल को विस्थापन से गुणा कर दिया करते थे। बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा, यही तो थी कार्य की परिभाषा। F इंटू एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, F इंटू एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो यहां पर बल कितना है? mg, विस्थापन कितना हो रहा है? h, और आप देखो बल नीचे की दिशा में है, विस्थापन ऊपर की दिशा में है, तो कोण कितना होगा बेटा आपका? कोण होगा 180 डिग्री का। बल नीचे की दिशा में, विस्थापन ऊपर की दिशा में, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां पर जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा? कॉस 180 का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -m इंटू जी इंटू एच। इतना आपका कार्य किया जाएगा गुरुत्वीय बल के द्वारा। आ रहा है बेटा सबको समझ में? एक बार बता दो, एक बार आ रहा है सबको समझ में? गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल नीचे, विस्थापन ऊपर की दिशा में।
बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं कि गुरुत्वीय बल का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, mgh माइनस। तो अब बताओ, अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि बताओ h ऊंचाई पर जो अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो अभी अभी आपने परिभाषा पढ़ी थी। कौन सी परिभाषा पढ़ी थी कि स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन यानी कि यूएफ माइनस यू आई ये किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। तो आप देखोगे कि यू एफ माइनस यू आई को आपने कितना मान लिया, 0, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य अभी अभी हमने निकाला माइनस mgh, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस जीरो को लिखने की जरूरत है नहीं। तो यू एफ का मान कितना आ जाएगा बेटा, m गुणा g गुणा h आ जाएगा। तो अगर आप गुरुत्वीय बल के अधीन किसी वस्तु को h ऊंचाई पर लेके जाते हो तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, उसमें mgh स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। अगर आप किसी वस्तु को जमीन से उठा के h ऊंचाई पर ले जाते हो तो जमीन के सापेक्ष कितनी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, mgh। अगर गहराई पर लेके जाओगे तो कितनी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, माइनस mgh आ जाएगी। तो अब हमें पता पड़ गया, गुरुत्वीय बल के बारे में पूरा पता पड़ गया कि अगर मान लो आपका द्रव्यमान m है, ठीक है, और ये जमीन पर रखा हुआ है, अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो h ऊंचाई पर तो कितनी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, पॉजिटिव mgh। और अगर आप इसको गहराई पर लेके जा रहे हो h तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, माइनस mgh। इतनी आपकी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक हथियार के तौर पर यूज कर सकते हैं। गुरुत्वीयकर्षण बल के अधीन ऊपर ले जाने पर कितनी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, नीचे ले जाने पर कितनी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और यहां पर प्रारंभिक अवस्था में तुमने स्थितिज ऊर्जा को कितना माना है, 0। तो इसके सापेक्ष ऊपर ले जाने पर mgh, इसके सापेक्ष नीचे ले जाने पर माइनस mgh। कर सकते हैं ना आप तो आसानी से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन कितना कितना ज्यादा काम आ सकता है। यही परिभाषा है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और आगे चलते हैं। सर एक और उदाहरण बताओ, इसको तो चलो हम डायरेक्ट हथियार के तौर पर याद रख लेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं स्प्रिंग के अंदर निहित स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होगी, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझते हैं आप लोग। अब हमने देखो प्रक्रिया तो देख ही ली। लाइट्स आ चुकी है, एक सेकेंड तो जला लेते हैं। चलो फाइनली लाइट्स वापस से आ चुकी है, तो फायदा हुआ ना। देखो अगर मैं ये लाइट्स क्लोज नहीं करता तो अपनी क्लास बंद हो जाती, और वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हो भी जाती है क्लास, कई बार क्या है, मुझे बस 5-6 सेकंड का मौका मिलता है कि जैसे पावर कट होता है मैं फटाफट से अगर लाइट क्लोज कर देता हूं तो कम से कम क्लास बंद नहीं होती, अपना कंप्यूटर बंद नहीं होता। लेकिन वो भी किस्मत के ऊपर है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट कंप्यूटर बंद हो जाता है, वो भगवान जाने इसका क्या इलाज होगा। तो स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन बात करते हैं। पहले तो स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग के बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो बेटा मैंने स्प्रिंग बल के बारे में आपको पहले भी बताया था कि ये आपकी एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये अभी अपनी प्राकृतिक लंबाई के ऊपर है। किसके ऊपर है, प्राकृतिक लंबाई के ऊपर, और इससे m द्रव्यमान बंधा हुआ है। हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग नियतांक होता है जिसको अपन कहते हैं k। तो ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर है। तो इस अवस्था में हम इसके अंदर निहित स्थितिज ऊर्जा को कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। भाई आप किसी भी एक अवस्था की स्थितिज ऊर्जा को क्या मान सकते हो, 0, फिर उसके सापेक्ष आप निकालते हो। तो हम जब स्प्रिंग ना खिंची हुई अवस्था में है ना दबी हुई अवस्था में है, अपनी प्राकृतिक लंबाई के ऊपर है, उस अवस्था में हमने स्थितिज ऊर्जा को कितना मान लिया, 0 मान लिया। अब मान लो अगर मैं इस स्प्रिंग को दबा दूं, इस तरीके से इस स्प्रिंग को क्या कर दिया जाए, कंप्रेस कर दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से इस स्प्रिंग को क्या कर दिया जाए,
कंप्रेस कर दिया जाए। कितना कंप्रेस कर दिया आपने, यहां से यहां तक आपने x डिस्टेंस तक यहां पर कंप्रेस कर दिया। तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है या फिर खींचा जाता है, दोनों ही अवस्थाओं में बल उत्पन्न होता है। दोनों ही अवस्थाओं में बल उत्पन्न होता है। और बल की दिशा कैसे निकलती है, आपने जिस दिशा में विस्थापन करवाया है, आपने विस्थापन करवाया है इस दिशा में, यहां से यहां ला रहे हो, तो बल किस दिशा में लगेगा बेटा, बल लगेगा इसके विपरीत दिशा में। बल लगेगा इसके विपरीत दिशा में। और बल का परिमाण कितना होगा बेटा, बल का परिमाण हो जाएगा स्प्रिंग नियतांक गुणा एक्स। अभी मैं सिर्फ परिमाण लिख रहा हूं, दिशा मैंने चित्र के अंदर दिखा दी, इसलिए मुझे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, मोबाइल को लगा देते हैं चार्ज पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो इस प्रकार का यहां पर कार्य हो रहा है। आप जैसे स्प्रिंग को दबाओगे, स्प्रिंग के ऊपर एक बल कार्य करने लगेगा, उसका परिमाण कितना होगा, स्प्रिंग नियतांक गुणा एक्स, और उसकी दिशा विस्थापन के विपरीत दिशा में हो जाएगी, विस्थापन के विपरीत दिशा के अंदर हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बताओ स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, मतलब W कंजर्वेटिव कितना होगा। अब यहां पर जो स्प्रिंग बल कार्य कर रहा है, अगर बहुत आंतरिक रूप से देखोगे तो ये आपका विद्युत चुंबकीय बल ही होता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का संरक्षी बल है, ये भी एक प्रकार का संरक्षी बल है। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ इस संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब आप नोटिस करोगे कि यार गुरुत्वाकर्षण बल में तो हमने सीधा सीधा बल को विस्थापन से गुणा कर दिया था, क्योंकि बल नियत था। सर ने बताया था कि जब बल नियत होता है तो सीधा सीधा बल को विस्थापन से गुणा कर दो। लेकिन यदि बल परिवर्ती हो, अब यहां पर बल परिवर्ती है या नहीं है, बताओ मुझे। अरे है ना, आपका बल एक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। आप जितना ज्यादा स्प्रिंग को दबाओगे बल उतना ही ज्यादा लगेगा। तो हमने देखा कि यार यहां पर बल कैसा है, परिवर्ती बल है। और परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य निकालने के लिए हम उपयोग करते थे समाकलन का। कहां से कहां तक जा रहे हैं बेटा, हम 0 से लेके x विस्थापन तक जा रहे हैं। बल कितना लग रहा है, kx। मान लो छोटा सा विस्थापन हमने करवाया dx, और क्योंकि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है तो यहां पर हमने लगा दिया नेगेटिव साइन। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा ना, तो ये हो जाएगा बल गुणा विस्थापन गुणा cos 180, और उस cos 180 को मैंने लिख दिया यहां पर -1। तो देखो आपका W कंजर्वेटिव कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका -kx का समाकलन हो जाएगा, घात को बढ़ा दो और बढ़ी हुई घात से विभाजित कर दो 0 से लेके x। तो W कंजर्वेटिव कितना निकल के आएगा, आप लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा आपका -12 k इंटू एक्स स्क्वायर। पहले आप x रखोगे और फिर आप 0 रखोगे, तो 0 रखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ x रख के देख लो। तो आपकी स्प्रिंग के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, वो -12 kx स्क्वायर होगा। कितना होगा, -12 kx स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लो इस अवस्था में आपकी पोटेंशियल एनर्जी UF मान ली जाए, UI तो आपकी कितनी थी, 0। तो अभी अभी हमने स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी थी, उस परिभाषा के हिसाब से स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है UF माइनस UI, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। बहुत सीधी और आसान परिभाषा बताइए बेटा, वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं किताबी परिभाषाएं नहीं बताता। ठीक है, तो UF तो हमें निकालना है, UI को हमने मान लिया कितना, 0, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये हमने निकाला था खुद, कितना था,
हाफ के एक्स स्क्वायर था। अब नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यू एफ कितना आ जाएगा बेटा आपका, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इतनी आपकी स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी, इतनी स्थितिज ऊर्जा आपकी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई, हाफ गुणा स्प्रिंग नियतांक गुणा जितना भी आपने दबाया है स्प्रिंग को उस विस्थापन का स्क्वायर। और बेटा ध्यान दो, यहां पर हम विस्थापन का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, भले ही विस्थापन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हम तो स्क्वायर कर रहे हैं ना। इसका मतलब स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, वो हमेशा क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है। अगर आप प्राकृतिक लंबाई के ऊपर स्थितिज ऊर्जा को 0 मान लो, तो इसके सापेक्ष आप भले ही स्प्रिंग को दबाओ, भले ही स्प्रिंग को खींचो, आपकी जो स्प्रिंग के अंदर निहित स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, धनात्मक होगी। तो ये भी अवस्था हो सकती है, हो सकता है आपने स्प्रिंग को खींचा हो, ऐसा इस तरीके से आपने स्प्रिंग को क्या कर लिया हो, खींच लिया हो, ठीक है। यहां पर आप लेके आ गए हो, आपने कितना विस्थापन करवा दिया हो, एक्स विस्थापन करवा दिया। इस अवस्था में भी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा निहित होगी स्प्रिंग के अंदर वो धनात्मक हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगी। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर विस्थापन के स्क्वायर के समानुपाती है। तो विस्थापन का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब विस्थापन ऋणात्मक हो धनात्मक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी। गुरुत्वाकर्षण बल की जो स्थितिज ऊर्जा थी वो विस्थापन पे निर्भर कर रही थी, एच पर। तो ऊंचाई पर जाओगे धनात्मक, गहराई पर जाओगे ऋणात्मक। यहां पर स्क्वायर कर रहे हो इसलिए प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आपकी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी और फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ अच्छे से समझ में आया या नहीं आया कि किसी भी सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। और मैंने बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया है, किताबों के अंदर इस तरीके से नहीं दिया जाता, बस ये ध्यान रख लेना। किताबों से कंपेयर करोगे आपको लगेगा कि यार सर ने कितना अलग पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है वो इतना आसान है, इतना आसान है कि आप सीधा सवालों पे अटैक करना और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय किताबी परिभाषा के। सीधा इतना जानो कि स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित ना करके स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है, और स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क, संरक्षी बलों के द्वारा किए गए कार्य की ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होता है। और उसी का उपयोग करके मैंने आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी सिखाई है, और उसी का उपयोग करके मैंने आपको स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा निकालनी सिखाई है। इसे कहते हैं पावरफुल मेथड। अब ये दोनों हमें ध्यान में रख लेना है, ये दोनों हमें ध्यान में रख लेना है क्योंकि इन परिणामों को हम लोग एज इट इज यूज करेंगे। तो अब आते हैं अपने मेन हथियार के ऊपर, अब आते हैं अपने मेन हथियार के ऊपर, ठीक है। इसको अपन कहते हैं बेटा कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या बोलते हैं अपन इसको, कार्य ऊर्जा प्रमेय बोला जाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय बोला जाता है, ठीक है। क्या होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, पहले अपन इसको देख लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार आपका जो कुल कार्य होगा, आपका जो कुल कार्य होगा, अब कुल कार्य में दोनों चीजें आ गई। कुल कार्य में आपके संरक्षी बल भी आ गए, तो संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य भी आ गया, और कुल कार्य के अंदर असंरक्षी बल भी आ गए, असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य भी आ गया। कुल कार्य आपको लेना है, दोनों ही प्रकार के बल आपको लेना है, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य भी और असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य भी। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के हिसाब से आपका जो कुल कार्य होता है वो हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
कुल कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इसके बराबर होता है। यही कहलाती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। सर हमें कैसे पता चला कि ऐसा होता है? तो हम इसको बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं, बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो फटाफट से इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, कहां से आती है ये। फटाफट से इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कि आखिर में ऐसा हुआ कैसे। मतलब लग तो रहा है कि यार बहुत पावरफुल चीज है, बट आई कहां से ये भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, कैसे आया एक बार देख लेते हैं। तो मान लो किसी वस्तु के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं, संरक्षी बल भी है, असंरक्षी बल भी है, बहुत सारे बल हैं, और उन बलों के अधीन वो गति कर रही है, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ त्वरण होगा, उसका कुछ ना कुछ त्वरण होगा, ठीक है। तो आपका जो कुल कार्य होगा, जो W नेट होगा, नेट कार्य, कुल कार्य जो होगा वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे समाकलन के द्वारा, क्योंकि हमारे बल नियत भी हो सकते हैं और परिवर्ती भी हो सकते हैं, संरक्षी भी हो सकते हैं और असंरक्षी भी हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। तो हमारा जो भी कुल बल होगा, जो भी हमारा कुल बल होगा, जो भी हमारा नेट फोर्स होगा, उसी का हम विस्थापन के साथ में क्या कर देंगे? उसी का हम विस्थापन के साथ में ds, मैंने यहां पर विस्थापन को क्या लिखा है? ds, उसी का हम विस्थापन के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और इसका हम कर लेंगे समाकलन। ये हमारा नेट कार्य हो जाएगा, ये हमारा नेट कार्य हो जाएगा। अब ये जो नेट बल लग रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसको लिखा जा सकता है बेटा, नेट बल को लिखा जा सकता है, आपका नेट बल को लिखा जा सकता है m इंटू जो नेट आपका त्वरण उत्पन्न हो रहा है डॉट ds, ऐसे इसको लिखा जा सकता है m इंटू a डॉट ds। जो भी आपका कुल त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि कुल बल जो होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और देखो, और आगे चलते हैं। अब m तो आपका नियत होगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? त्वरण। तो त्वरण को लिखा जा सकता है dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। और यहां पर आपका आ जाएगा ds। त्वरण को लिखा जा सकता है dv डिवाइडेड बाय dt, वेग में परिवर्तन की दर, और यहां पर आ जाएगा आपका ds एज इट इज, और द्रव्यमान को मैंने बाहर निकाल लिया। अब आप बोलोगे सर आपने सदिश हटा दिया और आपने डॉट प्रोडक्ट भी हटा दिया, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बेटा आप खुद सोच के देखो कि खूब सारे बल लगने पर जो फाइनल त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा, वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में होगा। खूब सारे बल लग रहे हैं तो अंततः सभी बलों के द्वारा जो कुल त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो रही होगी। तो हमने देखा कि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, ये दोनों हमेशा एक ही दिशा में होंगे। एक ही दिशा में होंगे तो दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। इसलिए हमने इसकी जगह सिर्फ परिमाण लिखा, इसकी जगह सिर्फ परिमाण लिखा, और cos 0 तो हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आगे चलते हैं। तो आपका जो W नेट है, जो नेट कार्य है, वो आ जाएगा m बाहर है, और अब मैं हल्का सा परिवर्तन कर रहा हूं, मैं इस ds को dt के ऊपर लिख रहा हूं और dv को पीछे लिख रहा हूं। तो मैंने ऐसे लिख लिया ds डिवाइडेड बाय dt, और dv को मैंने लिख लिया पीछे की तरफ। और अब आप सोचो, ये जो ds बाय dt है, ये खुद किसके बराबर है? ये खुद वेग के बराबर है। तो नेट कार्य जो होगा मेरा, वो कितना आ जाएगा? m समाकलन ऑफ वेग विथ रिस्पेक्ट टू dv, विथ रिस्पेक्ट टू dv। जैसे हमने यहां पर त्वरण की जगह क्या रखा था?
जैसे हमने त्वरण की जगह dv बाई dt रखा था, वैसे ही हमने यहां पर ds बाई dt की जगह वापस से क्या रख दिया, हमने क्या रख दिया, v रख दिया। एक एक स्टेप आ रहा है सबको समझ में? बस तो काम आसान हो गया। अब देखो ये समाकलन तो हम कर ही सकते हैं ना, v का dv के सापेक्ष समाकलन करना है तो कैसे करेंगे समाकलन? तो हम क्या कर देते हैं बेटा, घात बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या करा, घात को बढ़ा दिया v स्क्वायर, और बढ़ी हुई घात से हम क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। और आपका वेग परिवर्तित हो रहा है, मान लो आपका इनिशियल वेग vi है और फाइनल वेग vf है, तो कहां से कहां तक कर रहे हैं अपन समाकलन, vi से लेके vf तक। तो अल्टीमेटली जब आप देखोगे तो आपका जो नेट कार्य है वो कितना निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, m बाहर है, सबसे पहले vf रखेंगे तो vf का स्क्वायर, ऐसे ही -1/2 गुणा m, फिर vi रखेंगे तो vi का स्क्वायर। और ये क्या है, ये आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो आप देखोगे यहां से फाइनली आपका W नेट निकल के आ रहा है, कितना, आपका W नेट निकल के आ रहा है किसके बराबर, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से हमने पता लगाया है कि आखिर में जो कुल कार्य होता है, अब इसमें हमने सारे बल काउंट कर लिए, हमने यहां पर संरक्षी बल भी ले लिया, हमने यहां पर असंरक्षी बल भी ले लिया, ठीक है, सभी बल हमने काउंट कर लिए और हमने बल को परिवर्ती भी मान लिया। तो हम बिल्कुल जनरल केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरुआत कहां से करी, जो कुल कार्य होगा कुल बल और कुल विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होगा, और परिवर्ती बल मान लिया जाए तो समाकलन भी करना पड़ेगा। तो जो जनरल से जनरल केस, फिर इसको लिखा द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो दोनों का सदिश हटा दो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हटा दो, क्यों, दोनों एक ही दिशा में, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। त्वरण को लिखा मैंने dv बाई dt और इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, ds को इधर और dv को इधर लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका ds बाई dt गुणा dv, और ds बाई dt को वापस से लिखा जा सकता है वेग, और अब इसका क्या किया जा सकता है, समाकलन, कहां से लेके कहां तक, शुरुआती से अंतिम वेग तक। और जब समाकलन करोगे, लिमिट्स रखोगे, तो आपको फाइनली मिल जाएगा कि वाकई आपका जो नेट कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये कहलाती है आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये कहलाती है आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय। एक बार मुझे सारे बच्चे बताओ बेटा, समझ में आया, समझ में आया, सबको समझ में आया या नहीं आया? और ध्यान रखना बेटा, ये डेरिवेशन सिर्फ स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये सिर्फ स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बाकी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ स्कूल के लिए, ठीक है। और इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका बताया आपको, सबसे सटीक सबसे आसान, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। कोई बच्चा पूछा है कि सर इसकी विमा क्या होगी, किसकी विमा पूछी जा रही है बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन एक फाइनल चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में बात कर ली, कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब क्या होता है। अब अपन फाइनल चीज के बारे में बात करते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं अपन इसको, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम बोलते हैं अपन इसको, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, मैं हर एक चीज को अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। कार्य ऊर्जा प्रमेय को बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं अपन इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अब समझोगे आप इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल
मैकेनिकल एनर्जी, ये बोलते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ये समझो सबसे पहले। बहुत आसान है बेटा, आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो ये सीधा सीधा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के योग के बराबर होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले, ठीक है भाई। अब ये संरक्षण का नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। संरक्षण का नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मोबाइल आखिर में बंद हो ही गया, तुमने याद नहीं दिलाया। सर मोबाइल उठा के तो लिया है, अब इसको वापस रख भी दो। संरक्षण का नियम क्या है, तो बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, ये जो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम सिर्फ तब लागू होता है, संरक्षण का नियम सिर्फ तब लागू होता है जब सारे बल संरक्षी बल हों। यदि संरक्षी बल ही उपस्थित हों, यदि संरक्षी बल ही उपस्थित हो, यानी कि आपका कोई भी असंरक्षी बल नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, असंरक्षी बलों की अनुपस्थिति में, असंरक्षी बलों की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ये ध्यान रखना। दोनों प्रकार से बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो कि सारे बल कैसे होने चाहिए, संरक्षी बल होने चाहिए, या आप कह सकते हो असंरक्षी बल अनुपस्थित होने चाहिए, बात तो बराबर ही है। तो इस अवस्था में कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान, कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। सर कैसे आया ये, कैसे पता चला कि कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी? तो फटाफट से अपन इसकी भी डेरिवेशन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी भी फटाफट से अपन क्या कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। तो अभी अभी आपने बताया था कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में, अभी अभी हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पढ़ा था। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या हुआ करती थी कि आपके संरक्षी बल, ठीक है, और असंरक्षी बल, असंरक्षी बल, असंरक्षी बल, मैंने संरक्षी दो बार लिख दिया। संरक्षी बल और असंरक्षी बल दोनों का जो कुल कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इस अंतर के बराबर होता है कुल कार्य। तो कुल में तो सभी आ गया ना, संरक्षी भी आ गया और असंरक्षी भी आ गया। लेकिन यदि 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 असंरक्षी बल आपके अनुपस्थित हो, कोई है ही नहीं असंरक्षित बल, तो अगर आपके असंरक्षित बल अनुपस्थित हो तो आप ये कह सकते हो ना
कि जो W असंरक्षी है, अब जब कोई असंरक्षी बल है ही नहीं तो फिर कार्य कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना। तो असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर सारे असंरक्षी बल अनुपस्थित हो जाएं तो असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। और ये तो हमें पता ही है कि संरक्षी बलों के द्वारा किया गया जो कार्य होता है, संरक्षी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो माइनस किसके? अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। वो माइनस साइन वैसे अपन यहां लगाते थे, अब मैंने उस तरफ लगा दिया, पढ़ा हुआ है अपनों ने। तो ये चीज हम एज इट इज यहां पर रख सकते हैं। तो मैंने ये यहां पर रखा, ठीक है, मैंने रखा माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई। ये मैंने किसकी जगह रख दिया? संरक्षी बलों के कार्य की जगह रख दिया। असंरक्षी बलों का कार्य कितना हो गया? 0 हो गया। इज इक्वल टू यहां पर क्या है आपका? के ई एफ माइनस के ई आई है। थोड़ा इसको और हल करोगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस का यू एफ, ये माइनस माइनस प्लस का यू आई हो जाएगा, और ऐसे ही इधर के ई एफ माइनस के ई आई रखा हुआ है। तो एक काम करो, इस माइनस यू एफ को उधर ले आओ और इस माइनस के आई को इधर ले आओ, तो इधर आके ये धनात्मक हो गया के ई आई प्लस यू आई, और ये उधर जाके धनात्मक हो जाएगा, तो के ई एफ प्लस यू एफ। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये किसका योग है? ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा का योग है। मतलब ये तो हमारी प्रारंभिक मैकेनिकल एनर्जी है, प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा है। और ये किसका योग है? ये अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ये हमारी अंतिम मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि यदि असंरक्षी बल अनुपस्थित हो तो आपकी प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा और अंतिम यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है, यानी कि संरक्षित रहती है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। अब मुझे बताओ अच्छे से समझ में आया या फिर नहीं आया? अगर कोई भी कमी महसूस हो रही है तो एक बार बता दो। मोबाइल तो मेरा खैर पता नहीं कब स्टार्ट होगा अब, ठीक है, मैं यहीं पर देख लेता हूं आपके कमेंट। तो आज का दिन तो पूरा का पूरा डेरिवेशंस में चला गया, बट कल अपन करेंगे इसके बहुत ही धमाकेदार सवाल, क्योंकि आज हमने हथियार सारे इकट्ठे कर लिए। ठीक है, एकदम मक्खन। अच्छा ये ध्यान रखना, ये डेरिवेशन भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये डेरिवेशन भी स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल में जो परीक्षाएं होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें तो डायरेक्ट क्या रखना है बेटा? हमें तो डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है कि संरक्षी बल ही उपस्थित हो या असंरक्षित बलों की अनुपस्थिति हो तो कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या रहता है बेटा? कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा संरक्षित रहता है। और यह हमने सिद्ध कर दिया कि कुल यांत्रिक ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है। अब ये चीज अगर आपको अच्छे से आ गई तो फिर आप लोग तैयार हो हमारे साथ में अच्छे 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 सवाल करने के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखना बेटा, हमने हथियार इकट्ठे कर लिए हैं। कौन कौन से हथियार? कार्य की परिभाषा, गतिज ऊर्जा की परिभाषा, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा और कार्य ऊर्जा प्रमेय। और पांचवा हथियार कौन सा हो गया? यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो ये हमारे मेन हथियार हो गए। कार्य की परिभाषा, गतिज ऊर्जा की परिभाषा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा और यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इन 5 हथियारों के ऊपर बेहतरीन सवाल करेंगे हम लोग आने वाली 2 क्लासेस के अंदर। तो आप फटाफट से आज की क्लास को और आज से पिछली जो क्लास हुई है, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप तो जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कर लो अगर आप पहली बार आए हो तो। ठीक है, बाकी आपको जरूर बताना है आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर करो दबा के,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लासेस पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आज का पिटारा हम करते हैं यहीं पर क्लोज। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।